हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी शाला 2.0 में। उम्मीद करते हैं कि आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो हमारे बीएड के साथी हैं, जूनियर के लिए वेट कर रहे हैं, उनके लिए इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो में होने वाली है, ठीक है? इससे पहले मैंने सुपर टेट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी थी। उसकी क्लास के बारे में ढेर सारी क्वेरीज आई हैं कि कब से क्लास चल रही हैं, कब से स्टार्ट होंगी। तो जितनी भी क्लासेस हो रही थी, जो अभी रुकी हुई हैं, वो विद इन अ वीक आपकी एकदम प्लानिंग के साथ रेगुलर वे में स्टार्ट हो जाएँगी। इसीलिए मैं अभी थोड़ा-सा समय ले रहा हूँ कि जितने हमारे साथी हैं जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, वो सीटेट का एग्ज़ाम दे लें, 1-2 दिन का समय ले लें। ठीक है ना? तो विद इन अ वीक आपकी क्लास शुरू हो जाएगी, पूरी प्लानिंग के साथ शुरू हो जाएगी। उससे पहले इसके बीच में मैं आपके सुपर टेट के बारे में और यूपी टेट के बारे में पूरा एनालिसिस करके आप लोगों को बताऊंगा किस तरीके से आपको अपनी तैयारी शुरू करनी है, कहाँ से कितना क्या करना है। एकदम नए सिरे से हम लोग नए तरीके से उसको देखेंगे, ठीक है ना? तो हर चीजें एकदम प्लानिंग के साथ हम लोग चलेंगे, लेके चलेंगे और लास्ट तक अब की बार ऐसा नहीं होना चाहिए कि बीच में कहीं भी कोई समस्या आए। ठीक? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस चीज़ को समझ रहे होंगे और अपनी पढ़ाई जैसे भी आप कर रहे हैं उसको जारी रखिए। लेकिन हम लोग जब आपके साथ जुड़ रहे हैं तो आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है, ठीक? तो क्लास आपकी स्टार्ट होने वाली है जल्द ही जल्द, जितनी जल्दी हो सकेगा। बाकी जितने हमारे साथी हैं जो जूनियर के लिए वेट कर रहे थे कि कुछ इन्फॉर्मेशन मिले, उसका सिलेबस मिले, तो आज आपको सब कुछ मिलने वाला है। आज की वीडियो में हम लोग इसका सिलेबस भी देखेंगे, ठीक है ना? और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हम लोग देखेंगे, ओके है? और गुणांक बनाना भी हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से इसमें गुणांक बनता है। तो ये जूनियर एडेड से जो भी चीज़ें ली गई हैं, वो वहाँ से ली गई हैं, जो 2021 में नोटिफिकेशन आया था जूनियर एडेड का। 1800 से प्लस वैकेंसीज़ थी उसमें, ठीक है ना? जिसमें प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक दोनों की थी। तो ये जूनियर का पूरा सिस्टम वहीं से लिया गया है। उसी के आधार पर आपको पूरा बताया जाएगा और जब भी जूनियर में वैकेंसी आने की संभावना होगी, तो इसी आधार पर आएगी। अब आप कहेंगे कि सर कब आएगी? तो इसके बारे में हम लोग वीडियो के लास्ट में बात करेंगे कि क्या संभावना बन रही है। उसके पहले आप लोग पूरा इसका पैटर्न देखिए, किस तरीके से आपको तैयारी करनी है वो देखिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि क्या-क्या योग्यता होनी चाहिए अगर आप जो है सहायक अध्यापक जूनियर के लिए फॉर्म डालना चाहते हैं तो। सबसे पहली चीज़ ये होनी चाहिए कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए, ठीक है ना? ग्रेजुएशन होना चाहिए, लेकिन ग्रेजुएशन में 50% से ज़्यादा अंक होने चाहिए, ठीक? इसके अलावा आपको चाहिए या तो आप बीएड होने चाहिए या तो आप बीटीसी होने चाहिए। इसमें बीटीसी वाले भी एलिजिबल होते हैं, ठीक है ना? या तो बीएड या तो बीटीसी, ये दोनों लोगों के लिए होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, देखिए जो 4 वर्षीय बीएलएड होते हैं, कोई भी एक प्रशिक्षण वाला आपका कोर्स होना चाहिए, वो आप ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा जो चीज़ चाहिए होती है, वो सबसे ज़रूरी है आपका टेट। क्या चाहिए? टेट चाहिए। वो भी कौन-सा चाहिए? जूनियर वाला चाहिए, 6 से 8 वाला, ठीक है ना? टेट चाहिए। अब आप कहेंगे कि सर यूपी टेट या सीटेट, तो यूपी टेट हो या सीटेट हो, दोनों आपके लिए एलिजिबल होगा। तो यूपी टेट हो चाहे सीटेट हो, हाँ, पासिंग मार्क आप देख लेंगे। जनरल के लिए कितना होता है भाई? 90 होता है जनरल के लिए, और ओबीसी, एससी, एसटी के लिए कितना होता है? 82 होता है। ये किसके लिए है? ओबीसी, एससी, एसटी के लिए 82 पासिंग मार्क इसका होता है। ठीक? तो ये योग्यता है। अगर ये आपके पास हैं, तो आप परीक्षा में बैठ सकते हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या होता है, इसका एग्जाम किस तरीके से होता है, इसका पैटर्न क्या होता है, इस पे हम लोग अगर ध्यान दें, तो चलिए देखते हैं। परीक्षा का टाइम जो आपको मिलता है, वो मिलता है 2.5 घंटे। कितने घंटे मिलता है? 2.5 घंटे मिलता है। ये मैं जूनियर एडेड की बात कर रहा हूं, प्रधानाध्यापक भर्ती की बात नहीं कर रहा हूं। 2.5 घंटे का मतलब 150 मिनट आपको मिलेगा। 150 प्रश्न होंगे आपके, 150 नंबर के होंगे। कितने नंबर के होंगे? 150 प्रश्न, 150 नंबर के होंगे आपके। देखिए, प्रश्नों की संख्या 150 होगी और नंबर भी 150 होंगे। अगर हम निगेटिव मार्किंग की बात करें, तो आपका निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, इसमें माइनस मार्किंग नहीं होती है, ठीक है? प्रश्न कैसे होते हैं? तो प्रश्न एमसीक्यू टाइप के होते हैं, मतलब कि बहुविकल्पीय प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। किस लेवल तक के प्रश्न पूछे जाते हैं? तो इसमें यह कहा गया स्नातक के तक के पूछे जाते हैं। लेकिन अगर आपने इंटरमीडिएट तक की तैयारी की है, तो आप बड़े आराम से उसमें क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है ना? तो आपको ये चीजें समझ में आ गई। अब अगर हम बात करें कि किस तरीके से कहां से कितनी चीजें पूछी जाती हैं, तो ये समझते हैं। देखिए, 2 खंड में आते हैं पेपर, 2 खंड में आता है। पेपर एक ही होना है, ठीक है ना? एक ही पेपर में 2 खंड बनेंगे, खंड का और खंड खा। खंड का जो होता है, देखिए, का और खा
2 खंड बनेंगे। खंड का जो होता है ये अनिवार्य है। क्या है? अनिवार्य है। इसमें सभी को, वो चाहे साइंस के हों, आर्ट्स के हों, लैंग्वेज के हों, कोई भी हो, उनको खंड का देना ही है। 50 प्रश्न होते हैं इसके। कितने प्रश्न होते हैं? 50 प्रश्न होते हैं। अब खंड का में क्या आता है भाई? तो खंड का में आता है सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान की चीजें आपकी आती हैं जो कि अनिवार्य है खंड का। ठीक है ना? और ये कितने प्रश्न होंगे? 50 प्रश्न होंगे, 50 नंबर के होंगे। ये अनिवार्य है, सबके लिए करना है। इसमें क्या क्या चीजें सामान्य ज्ञान में पूछी जाएंगी आगे हम लोग सिलेबस में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक। खंड खा जो होता है इसके 3 भाग हैं। ठीक है ना? खंड खा मतलब ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। जो आपका विषय होगा वो इसमें पूछा जाएगा। जो जिस विषय से आप फॉर्म भरेंगे वो इसमें पूछा जाएगा। तो बात आई कि सर इसमें कितने हुए? ठीक है, पूरे पेपर के 2 खंड, खंड का और खंड खा। खंड 1, खंड 2। खंड 1 में आपसे पूछा जाएगा जो सबके लिए सामान्य ज्ञान की चीजें हैं, जो सबके लिए कॉमन है, अनिवार्य है, 50 नंबर के। खंड खा में आपका आएगा विषय विशेष। तो विषय विशेष में खंड खा में आपके 3 सेगमेंट आपको मिलेंगे। ठीक है ना? पहला सेगमेंट आपका भाषा का रहेगा। जो भाषा लैंग्वेज के लिए जिन्होंने फॉर्म भरा है ये उनके लिए रहेगा। दूसरा सेगमेंट जो है ये एसएसटी के लिए रहेगा, सामाजिक सामाजिक विषय से जिन्होंने फॉर्म भरा है। और तीसरा सेगमेंट रहेगा गणित और विज्ञान का। 3 सेगमेंट आपसे पूछे जाते हैं। सबसे बड़ा कंफ्यूजन यहाँ पर ये था सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के। तो उसके बारे में अभी आगे हम बात करेंगे आपसे कि कैसे आप उसको काउंटर करेंगे। हो सकता है कि अब आगे नोटिफिकेशन जब भी आएगा उसमें ये बहुत अच्छे से क्लियर किया जाएगा कि कौन किस विषय के लिए भरेगा फॉर्म। समझिए, अगर आप भाषा शिक्षक के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो इसमें आपको 3 भाषा मिलेगी, संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी। ठीक है ना? तो जिन्हें भरना है वो एक लैंग्वेज ले सकते हैं इसमें, चाहे वो संस्कृत के लिए फॉर्म भरे, चाहे हिंदी के लिए, चाहे अंग्रेजी के लिए। इसके 100 प्रश्न आएंगे। या तो आप दूसरा ऑप्शन चूज करते हैं सामाजिक विषय। तो सामाजिक विषय में आपका इतिहास, भूगोल, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स आपका आएगा, ईवीएस आपका आएगा, सब कुछ उसमें पूछा जाएगा। ये आपका किस में आएगा भाई? सामाजिक अध्ययन में। अगर आप इससे भरते हैं तो 100 नंबर जो आपका 50 हो ही चुका है, 100 नंबर यहां से पूछ लिया जाएगा आपसे। ठीक। यदि आप गणित विज्ञान के हैं, मतलब कि साइंस वर्ग से भरना चाह रहे हैं, गणित विज्ञान लेना चाह रहे हैं, तब आपका जो उसमें प्रश्न पूछा जाएगा वो गणित और विज्ञान मिला करके पूछा जाएगा 100 नंबर। किससे किससे? गणित और विज्ञान से 100 नंबर पूछा जाएगा। तो तीनों 100-100 नंबर के होंगे। जो भी आप इसमें से सिलेक्ट करेंगे वो 100 नंबर आपको उसमें से देना होगा। यहां दिया है कि वैकल्पिक का अथवा खा अथवा गा में से कोई भी एक। जो भी आप, ये वैकल्पिक है ना, पहला तो अनिवार्य था खंड का, ये वैकल्पिक है, तो तीनों में से कोई भी एक आप चूज कर सकते हैं। अब यहां पर सबसे बड़ी चीज आई। ठीक है, इतना तो आपको क्लियर हो ही गया होगा। ठीक है, आगे देखते हैं थोड़ा। आपका कंफ्यूजन अभी हम दूर करते हैं। 150 नंबर का हो गया, 150 प्रश्न हो गए। चलिए, बात आई यहां सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात आ गई। तो यहां पर अगर मैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करूं तो सबसे पहले यह समझिए कि स्पष्ट नहीं किया गया था। इसमें यह था कि कोई भी भर दे। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि आपने अगर ग्रेजुएशन में साइंस ग्रुप से आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप साइंस वाला फॉर्म भरिए उसमें, साइंस और मैथ्स का। आप अगर 2 भर दे रहे हैं, जैसे साइंस और मैथ्स का भर दिया आपने, और आपने सोचा कि एसएसटी का भी भर देता हूं, तो आपका दोनों से एडमिट कार्ड आएगा। ऐसी बात नहीं है। उसमें से आप कोई भी परीक्षा दे दीजिए एक। लेकिन अगर आपने बीएससी किया है, साइंस ग्रुप से हैं, तो आप साइंस ग्रुप वाला भरेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है? तो अगर आप साइंस ग्रुप से भर रहे हैं तो आपको गणित और विज्ञान के 100 प्रश्न मिल जाएंगे उसमें। 50 तो कॉमन है सबके। लेकिन यदि आपने ग्रेजुएशन में लैंग्वेज कोई लिया है तो आप लैंग्वेज से भर दीजिए। ठीक है, यहां पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की कहीं कोई बात ही नहीं की गई थी। तो ये एक सबसे बड़ा डाउट था उसमें। लेकिन मेरा सजेशन ये रहेगा कि जब भी हो सकता है अगला नोटिफिकेशन जब भी आए उसमें कोई ऐसी बात क्लियर करके दी गई हो कि कौन किस में फॉर्म डाल सकता है। लेकिन अभी के लिए ये है कि आपका जो भी मेन स्ट्रीम हो आप उसी से फॉर्म भरे तो ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे ग्रेजुएशन में अगर आपका लैंग्वेज है तो आप लैंग्वेज से फॉर्म डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपके ग्रेजुएशन में जीएस वाले सब्जेक्ट हैं एसएसटी के, तो उससे फॉर्म डाल दीजिए। आपका मैथ्स ग्रुप है तो आप मैथ और साइंस से फॉर्म डाल दीजिए। तो ये चीज़ आपके लिए रहेगी। ठीक है ना? तो ये आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहेगा। इस पे मैं ज्यादा बात इसलिए नहीं कर रहा हूं अभी क्योंकि ये क्लियर नहीं है एकदम से। जब आपका नोटिफिकेशन आएगा उसमें एकदम क्लियर हो जाएगा। फिलहाल के लिए ये है कि जो भी आपके ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट है आप उस पर कमांड बनाए तो ज्यादा बेहतर है। अदरवाइज इस नोटिफिकेशन के हिसाब से जो कि पुराना वाला है उससे आप किसी भी सब्जेक्ट से फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है ना? उसमें कोई कॉम्बिनेशन नहीं मांगा है। आगे देखते हैं भाई।
आगे अगर हम पासिंग मार्क की बात करें तो पासिंग मार्क वैसे ही जैसे 69,000 वैकेंसी में हुआ था प्राइमरी में, वैसे ही है। 90 नंबर जो है ये आपका ओबीसी, एससी, एसटी के लिए है, और 97 नंबर जो है ये जनरल कैटेगरी के लिए है, मतलब कि अनारक्षित वर्ग के लिए है। ठीक है, तो 90 97 आप ध्यान रखेंगे। 150 नंबर में 90 पाना है पास होने के लिए, 97 जनरल वालों को पाना है पास होने के लिए। तो ये आपके पासिंग मार्क हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। गुणांक कैसे बनेगा? ठीक है, जो भी सामान्य जानकारी है मैं कोशिश कर रहा हूं कि कम समय में आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाए। आगे चलते हैं। गुणांक कैसे बनेगा? तो गुणांक सेम वैसे ही बनेगा जैसे कि प्राइमरी सुपरटेट में बनता है। प्राइमरी सुपरटेट में कैसे बनता है भाई? तो प्राइमरी सुपरटेट में आपको पता है कि हाई स्कूल के परसेंटेज का, मैं बार बार बताता हूं आपको कि प्रतिशत का प्रतिशत होता है। तो यहां लिखा भी है कि हाई स्कूल में जितना परीक्षा में अंक का प्रतिशत है, ठीक है ना, मान लीजिए आपने 80% हाई स्कूल में प्राप्त किया है, इस प्रतिशत का 10% चाहिए, इस 80% का 10% चाहिए, तो 80 का 10% कितना हो जाएगा भाई? 8 हो जाएगा। तो ये अब गुणांक बन गया आपका। 8 क्या बन गया? गुणांक बन गया आपका। ठीक है ना। अब बात करें अगर ऐसे ही इंटरमीडिएट की, तो मान लीजिए इंटरमीडिएट में आपने 60% प्राप्त किया है। कितना? 60% आपके इंटरमीडिएट में है, 60 का 10% आप निकालेंगे तो 6 हो जाएगा। ठीक, तो ये आपके गुणांक बनेंगे। तो आपका हाई स्कूल का 10%, इंटरमीडिएट का 10, स्नातक का 10, और जो भी आपने ट्रेनिंग कोर्स किया है, बीएड बीटीसी जो भी किया है, इसका 10, तो ये चारों मिलाकर के आपके कितने हो जाएंगे? 40% हो गए। 10 10 10 10, 40% ये हो गए। तो 100% गुणांक का 40% एकेडमिक से हो गया। और आपका ये वाला जो हिस्सा है, जो आप सुपर टेट देंगे, वहां से 60% लिया जाएगा। कितना लिया जाएगा? 60% लिया जाएगा। मतलब कि जितना भी नंबर आप सुपर टेट में पाएंगे, ठीक है ना, जितना भी नंबर आप सुपर टेट में पाएंगे, उस नंबर को पहले आप परसेंटेज में बदलेंगे, उसके बाद आप उसका 60% निकाल लेंगे। ओके है भाई, क्लियर है। मान लीजिए आपने 70% अंक प्राप्त किए, किसमें? जो है सुपर टेट में। ठीक है, 70% आ गया आपका। अब 70% आपका अगर आया है, 15 सत्ते 105, मतलब 105 नंबर अगर आप पाते हैं। अब अगर ऐसा होता है तो इसका भी 60% निकालेंगे। 70 का 60% आप निकालेंगे तो कितना आएगा? 42। मतलब कि अगर आप 70% लाते हैं तो आपका 42 गुणांक बनेगा सुपर टेट में। तो 42 इधर बनेगा और 40 में यहां जितना आपको मिल चुका है, ये दोनों जोड़ करके आपका गुणांक 100 में बन जाएगा। ठीक है, ये क्लियर है? आप गुणांक बनाना समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं भाई। गुणांक का निर्धारण हो गया, सेम सुपर टेट की तरह होगा जैसे प्राथमिक में होता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कंप्लीट सिलेबस की, ठीक है, इतनी चीजें हो गई कंप्लीट सिलेबस। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि वैकेंसी की क्या संभावनाएं बन रही हैं। आइए कंप्लीट सिलेबस पे अगर हम देखते हैं, तो पहले ही आपको बता दिया गया है, 2 खंड होंगे, का होगा और खा होगा। ठीक है, का कैसा होगा? अनिवार्य होगा। का कैसा होगा भाई? अनिवार्य होगा। और इसमें क्या होगा? आपको वैकल्पिक है, ये आपको चूज करना पड़ेगा, इसमें से आपको चुनना है। इसमें आपको कितने पार्ट मिलेंगे? 3 पार्ट मिलेंगे। पहला आपका है लैंग्वेज का, ठीक है भाई। दूसरा आपका है एसएसटी का, और जो तीसरा पार्ट आपका मिलेगा, चलिए, ये होगा आपका साइंस और मैथ्स का। ये साइंस और मैथ दोनों एक साथ आएगा। ठीक है ना, साइंस और मैथ एक साथ आएगा। लैंग्वेज में मैंने आपको पहले ही बताया 3 होगा। एक आपका होगा हिंदी, एक आपका होगा संस्कृत, और एक आपका होगा इंग्लिश। अब तीनों आपको नहीं करना है। अगर आपने लैंग्वेज में फॉर्म भरा तो कोई एक आपको करना है, किसी भी एक को आप 100 नंबर में कर सकते हैं। ठीक है, एसएसटी आपने भरा है तो इसमें आपको सब कुछ करना पड़ेगा। और मैथ्स में आपने भरा है तो यहाँ पे आपको मैथ और साइंस दोनों मिलेंगे, दोनों 100 नंबर मिला के आएंगे। मान के चलिए 50-50 नंबर आपके आ सकते हैं दोनों। ठीक है ना, इतना आप ध्यान में रखेंगे। और ये अनिवार्य वाला आपका 50 नंबर का जीके जीएस रहेगा, जिसके बारे में हम लोग आगे बात कर रहे हैं। इतना आपको क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या क्या है। सबसे पहले अगर हम बात करें, जो आपका 50 नंबर है, जो सबके लिए अनिवार्य है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, माइनस मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो इसके अगर हम सिलेबस पे चर्चा करें तो ये केवल सामान्य ज्ञान की चीजों को दिखाता है।
सामान्य ज्ञान की चीजों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपका इसमें टॉपिक है करंट अफेयर्स, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर अभी मैंने आपको क्वेश्चन पेपर के जरिए इसका एनालिसिस नहीं करवाया, क्योंकि अभी एडेड जूनियर सुपरटेट की अगर बात करें तो एक ही बार परीक्षा हुई है, वो भी 2021 में एडेड के लिए, ठीक है ना। वो भी गवर्नमेंट के लिए एकदम नहीं हुई है, वो एडेड जूनियर एडेड होते हैं, जो कि अर्ध सरकारी माने जाते हैं ना, जो एडेड होते हैं। चलिए इसमें अगर हम बात करते हैं तो करंट अफेयर्स में आपके नेशनल इंटरनेशनल की जो है करंट अफेयर्स की घटनाएं होती हैं वो पूछे जाते हैं इसमें करंट अफेयर्स के। मैं जब भी एनालिसिस करूंगा आपके क्वेश्चन पेपर का तो उसमें बताऊंगा कि किस पार्ट के कितने क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। ये भी आपके एक दो दिन में मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। अब आगे से जो भी आपकी क्लास आएंगी वो प्राथमिक सुपरटेट को लेकर के आएंगी, अभी यहाँ पर हम क्लियर कर देंगे। इसके बाद आपको एक क्लास और मिलेगी जिसमें आपके पेपर का एनालिसिस करके दे दूंगा, इसका जूनियर का, आप लोग उस अकॉर्डिंग तैयारी करते रहेंगे, है ना। बाकी प्राथमिक में जो हम लोग तैयारी कर रहे हैं यूपी टेट और सुपर टेट की, उसको हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। सिलेबस मैच करा देंगे हम जूनियर और प्राइमरी का, तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि कितना मैच करता है, ज्यादातर तो मैच कर जाएगा, ठीक। चलिए करंट अफेयर्स के बाद आपका हिस्ट्री आएगा। इसमें मैंने बताया था आपको सारे जीएस के सारे पार्ट इसमें मिल जाएंगे, बस ये है कि बहुत लंबा नहीं मिलेगा। हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो आपका जो है देखिए भारत का इतिहास पूरा पूछा है, लेकिन इसमें जो आपका पूछता है ये मॉडर्न ही पूछता है ज्यादा। क्या पूछता है? मॉडर्न हिस्ट्री से ज्यादा पूछता है। भारत का इतिहास जो है ये मॉडर्न हिस्ट्री और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये सब यहीं से क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें ज्योग्राफी की, भूगोल की, आपका कौन सा हो गया? इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, आपका संविधान पूछा जाएगा, आपका जो है इकोनॉमिक्स पूछा जाएगा, इन्वायरमेंट पूछा जाएगा, जनरल सामान्य विज्ञान पूछा जाएगा, रीजनिंग पूछा जाएगा, ये सब 50 नंबर में आएंगे। अब कितना कितना क्वेश्चन आएगा ये जब क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस कराएंगे वहां से आपको पता चलेगा, ठीक है ना। अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो केवल भारत का भूगोल, ये एक राहत की बात है कि केवल आपसे इंडियन ज्योग्राफी पूछा जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें पॉलिटिकल साइंस का, तो इसमें आपका भारतीय राजनीति एवं शासन संविधान पूछा जाएगा, ठीक है ना, मतलब पॉलिटी आपसे पूछी जाएगी। और सेम ये आप देखेंगे ना सुपर टेट वाला ही सिलेबस आपको मिलेगा, प्राथमिक वाला। जब वो एनालिसिस करेंगे इसका आपको कंपैरिजन करके देंगे तो आप समझ जाएंगे कि आप अगर प्राथमिक के लिए तैयारी कर रहे हैं तो जूनियर की तैयारी आपकी हो रही है कि नहीं। हाँ, यहाँ पर एक समस्या होती है जो हमारे बीएड के अभ्यर्थी हैं उनके लिए दिक्कत ये है कि उनको केवल जूनियर में ही मौका मिलेगा, लेकिन जितने बीटीसी वाले हैं उनके लिए दोनों जगह मौके हैं। तो वो जब तैयारी कर रहे हैं तो बढ़िया से करें, जहां मौका मिल जाए पहले या जहां साथ में मौका मिल जाए आप फॉर्म भर के परीक्षा दे सकते हैं, ठीक है ना। पंचायती राज है, राजनीतिक व्यवस्था, लोक नीति, आधिकारिक प्रकरण आदि, ये आपके किस्से हैं संविधान से, ज्यादातर तो यहीं से संविधान से ही और पंचायती राज से ही प्रश्न बनते हैं, ठीक है ना। तो पूरा आपका पॉलिटी में सब कुछ कवर हो जाता है। इकोनॉमिक्स की बात करें तो आर्थिक और सामाजिक विकास, सतत विकास है, गरीबी, जनसांख्यिकी है, सामाजिक क्षेत्र के इनिशिएटिव है, ठीक है। ये सिलेबस आपको, चलिए ये चीज रह गई थी, ये सिलेबस जो भी है आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध करा दिए जाएंगे। इससे पहले लिंक दिया जाता है आपको, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, आप वहां से टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं ज्वाइन हो रहा है, कभी कभी ऐसा होता है कि लिंक नहीं क्लिक होता है, तो आप जाकर के सीधे टेलीग्राम पर सर्च करेंगे स्टडीशाला 2.0 ऑफिशियल के नाम से, आपको वहां पर हमारा टेलीग्राम जो फैमिली है वो मिल जाएगी, आप उसे ज्वाइन कर लेंगे। इन्वायरमेंट की बात करें तो पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी संबंधी सामान्य विषय है, तो पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी आपको अलग से एक चैप्टर मिल जाता है, उसे आप पढ़ेंगे। जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी आपको पढ़नी है और जलवायु परिवर्तन पढ़ना है, ठीक है। ये तीन चीजें आपको किसमें पढ़नी है? इन्वायरमेंट में पढ़नी है। और इन्वायरमेंट से संबंधित जो दिवस हैं, जैसे जल दिवस है, पृथ्वी दिवस है, गौरैया दिवस है, स्वच्छता दिवस है, ठीक है ना, ये सारी चीजें आपको, ओजोन दिवस है, ये सब आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि वो इन्वायरमेंट में बार बार पूछे जाते हैं। पर्यावरण दिवस तो कितनी बार पूछा जा चुका है यूपी टेट में ही अगर देखा जाए। जनरल साइंस है, सामान्य विज्ञान है, देखिए यहाँ मैं टॉपिक पे डिस्कस करूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए एक सामान्य डिस्कसन हम लोग करते हुए चल रहे हैं। सामान्य विज्ञान में आपसे ज्यादातर चीजें तो बायोलॉजी की पूछी जाती हैं, रक्त वगैरह से संबंधित होती हैं, तो यहाँ पर पेपर एनालिसिस जब मैं कराऊंगा तो आपको बताऊंगा कहाँ से कितनी चीजें आती हैं, ठीक है। इसके बाद आपकी आती है रीजनिंग। रीजनिंग में आपका एनालॉजी पूछा जाता है, ये कथन और कारण पूछा जाता है, बाइनरी लॉजिक पूछा जाएगा, वर्गीकरण से पूछा जाएगा, कैलेंडर और घड़ी से पूछ लिया जाएगा, कोडिंग डिकोडिंग से पूछ लिया जाएगा, ठीक है। इतने ही हैं टॉपिक इसमें, और ज्यादातर तो यहीं से। हाँ, इसमें एक टॉपिक नहीं मिला, ब्लड रिलेशन। ये जब पेपर एनालिसिस करेंगे हम लोग तब वहां पर कंफर्म किया जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक एक्स्ट्रा आ गए हैं इसमें, ठीक है ना। तो ब्लड रिलेशन इसमें नहीं है, जो कि बहुत बड़ा टॉपिक होता है, जहां से क्वेश्चंस बहुत आते हैं,
इसमें नहीं दिया है, फिलहाल कोई बात नहीं। इसमें डायरेक्शन टेस्ट भी नहीं दिया है, जो कि आपके सुपर टेट में आता है ना? तो फिलहाल कुछ अलग है, जो अलग रहेगा हम लोग उसको देखेंगे। ठीक, तो ये चीजें हैं आपकी जो जनरल है, कॉमन है। आगे अगर हम बात करें, अब आपका आएगा खंड खा, जो कि विषय विशेष होगा। ठीक है, विषय विशेष में अगर हम बात करें लैंग्वेज की, तो पहली लैंग्वेज है हिंदी। अगर आप हिंदी लेते हैं तो 100 नंबर आपका हिंदी में से पूछा जाएगा, जिसमें आपका हिंदी साहित्य होगा और हिंदी साहित्य एवं भाषा का इतिहास होगा। जो आपके चारों काल हैं वो पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा। हिंदी भाषा का इतिहास और हिंदी साहित्य का इतिहास आपको दोनों पढ़ना पड़ेगा। हिंदी भाषा का इतिहास का मतलब है कि हिंदी की शुरुआत कहां से होके कैसे 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 उसका विकास हुआ, जो कि मैंने आपको पढ़ाया था। वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल से लेकर के पूरा आपको मैंने पढ़ाया, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, किस तरीके से हिंदी का विकास हुआ। ठीक है ना? और इसके बाद आपको पूछा जाएगा भाषा का विकास, वो हिंदी साहित्य का विकास। हिंदी साहित्य का विकास में आपसे जो काल, रीतिकाल, आधुनिक काल, ये सारे, वीरगाथा काल, सब कुछ आपसे पूछा जाएगा उसमें। ठीक है ना? तो ये आपको ध्यान में रखना है। भक्ति काल, रीति काल है, वीरगाथा काल है आपका, आदि काल है आपका, सब कुछ इसमें पूछा जाएगा, तो इसे आप तैयार करेंगे। ठीक है ना? ग्रामर का पोर्शन इसमें पूछा जाएगा इसी 100 नंबर में। गद्यांश आपके आएंगे और लेखक और उनकी रचनाएं आएंगी। ये ज्यादातर वही पूछता है जिसपे पुरस्कार जो है मिल चुके होते हैं, ज्यादातर वो पूछी जाती हैं। लेकिन ये जूनियर की परीक्षा है, तो इसमें और भी महत्वपूर्ण रचनाएं पूछी जा सकती हैं। तो ये लैंग्वेज हो गई, आपकी हिंदी लैंग्वेज है। ठीक है ना? इसके अलावा 100 नंबर आएगा इसमें। उसी तरीके से अंग्रेजी में 100 नंबर आएगा। ठीक है भाई? इसमें आपका हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश, वही चीजें हैं। अंग्रेजी साहित्य का इतिहास और अंग्रेजी भाषा का इतिहास, ये दोनों आपको पढ़ना है। व्याकरण है, अपठित गद्यांश है, और इसमें भी लेखक और उनकी रचनाएं हैं। जिस तरीके से हिंदी का वैसे इसका भी है, और सेम टू सेम आपका संस्कृत का है। अगर आप तीनों में से जो भी लैंग्वेज लेंगे 100 नंबर आपको उसमें से आ जाएगा। ठीक है भाई? आगे अगर बात करें सामाजिक विषय में, देखिए बहुत बड़ा सिलेबस है। ठीक है ना? ऐसा भी नहीं है कि इसमें कोई एक दो पार्ट करने हैं कि इतिहास कर लो, भूगोल कर लो, नहीं, ये पूरा एक ही सिलेबस है। ठीक है ना? ये पूरा इसमें एक में मिला करके आपको सिलेबस मिलेगा, सब कुछ। चलिए आइए देखते हैं। ये आपका पूरा इतिहास का पार्ट है। ठीक है, जिसमें आपका आपके प्राचीन इतिहास से लेके प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास है। ठीक है ना? और आधुनिक भारत, ये पूरा आपसे पूछा जाएगा। मतलब कि आपका तीनों पार्ट इतिहास का पूछा जाएगा। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास, ये तीनों आपसे इसमें पूछा जाएगा। तो ये आपको पूरा इतिहास पढ़ना पड़ेगा। ठीक है? अब यहाँ पर फिर मैं वही बात करूंगा कि अगर एक एक टॉपिक पे यही डिस्कशन करेंगे तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। वैसे भी मुझे लगता है 20 मिनट से ऊपर जा रही है वीडियो। ठीक है ना? ऐसा हो कि आप इसे देख सकें। एक बार हम लोग सिलेबस पे एनालिसिस अच्छे से करेंगे। ये आपका पॉलिटी का पार्ट है पूरा, आप इसे एक बार देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा, पीडीएफ भी मैं अवेलेबल करवा दूंगा। इसके बाद अगर हम बात करें, ये भूगोल का है। इसमें आपका जो है प्राकृतिक भूगोल पूछा जाएगा, राजनीतिक पूछा जाएगा, सब कुछ इसमें है। ठीक है ना? इसमें आपका विश्व का भी है, इंडिया का भी है, और उत्तर प्रदेश स्पेशल भी इसमें आपका पूछा जाएगा। लिखा हो चाहे ना लिखा हो, लिखा तो है उत्तर प्रदेश। आपका यूपी स्पेशल भी पूछा जाएगा। मतलब कि विश्व, भारत, उत्तर प्रदेश, सब आपसे इसमें पूछा जाएगा। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे भाई। ठीक है, आगे चलें। चलिए, अब आगे बात आती है, एसएसटी का हो गया आपका। अब बात आती है गणित की। ठीक है ना? यदि आप विज्ञान वर्ग से भर रहे हैं तो आपसे गणित विज्ञान पूछा जाएगा। ये पूरा आपका गणित का सेगमेंट है। ठीक, तो गणित से प्रश्न और विज्ञान में 3 पार्ट आपके आएंगे। जो साइंस ग्रुप से भरेंगे उनके लिए गणित पूछा जाएगा। ठीक है, गणित में पूरा पार्ट उसका होगा। बीज गणित है, त्रिकोणमिति, सब कुछ पूछा जाएगा। उसके अलावा जो विज्ञान में जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, तीनों के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है ना? तीनों के प्रश्न पूछे जाते हैं। ये देखिए, इसमें रक्त जो है, रक्त की संरचना, वर्ग एवं रक्त के आदान प्रदान में सावधानियां, ये जीव विज्ञान में होना चाहिए था। ये एकदम लास्ट में सिलेबस में जोड़ा है। ठीक है, ये उसमें होना चाहिए था। इसका पीडीएफ आप लोगों को अवेलेबल हम करवा देंगे टेलीग्राम पर, आप वहां जाकर के देख लीजिएगा। क्योंकि एक एक टॉपिक पर इस वीडियो में डिस्कशन नहीं कर मिलेगा। जब इसका क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करेंगे हम लोग, तो वहां पता चलेगा कि किस पार्ट से कितने नंबर के प्रश्न आते हैं। मैं प्रश्न भी दिखाऊंगा आपको कि किस लेवल के प्रश्न आते हैं। ठीक है ना? ओके भाई, इतना। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं जो आपका एक काफी देर से इंतजार हो रहा है कि कब बताया जाएगा, वैकेंसी कब आएगी। देखिए, बात यह है कि सुपर टेट के बारे में तो चर्चा चल रही है कि सुपर टेट की वैकेंसीज जो है 2026 के लास्ट तक आ सकती हैं। कारण ये है कि आपका शिक्षा सेवा चयन आयोग जो है वो काम कर रहा है बढ़िया से। ठीक है ना?
जब से आपके अध्यक्ष बदले हैं, तब से जो है चीज़ें थोड़ी-सी प्लानिंग के साथ चलनी शुरू हो गई हैं। हालाँकि वो प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि उनका एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बढ़िया रहेगा। तो इन्होंने अभी जो यूपी टेट की डेट दे रखी है, टीजीटी की दे दी, पीजीटी की दे दी, जितनी भी प्रीवियस परीक्षाएँ बाकी थीं, उन सब की डेट आपकी दे दी जा चुकी हैं। अब अगर हम इस पे बात करें कि सुपर टेट, तो सुपर टेट की संभावना पूरी बन रही है कि 2026 के लास्ट तक आपको देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे बात आती है कि सर क्या जूनियर भी उसमें रहेगा? तो देखिए भाई, अभी तक ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक मिली नहीं है कि जूनियर भी उसमें शामिल ही रहेगा। लेकिन ये भी नहीं कहा जा सकता कि एकदम से नहीं आएगी, क्योंकि जूनियर में वैकेंसीज़ बहुत मुश्किल से आई हैं। ठीक है, अब यहाँ पर 2 चीज़ें आप समझिए। मैं अगर आपको ये एकदम आश्वस्त कर दूँ कि नहीं जूनियर में आएगी ही, आप बाकी सारी पढ़ाई छोड़ दीजिए, तो ऐसा नहीं है। मैं आपसे केवल एक चीज़ कहूँगा कि अगर आपने बीएड किया हुआ है और आप केवल जूनियर का वेट कर रहे हैं, तो ये गलत है। आपको जहाँ मौका मिले, आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक यहाँ पर भी पूछा जाएगा, जूनियर में भी, और अगर आप एलटी ग्रेड में दे रहे हैं, वहाँ भी पूछा जाएगा, टीजीटी में दे रहे हैं, वहाँ भी पूछा जाएगा। अगर आपका कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो आप ज़रूर उसमें प्रतिभाग करें, ठीक है ना? आप उसकी तैयारी बराबर करते रहें। और यहाँ पर जो सिलेबस अभी मैंने आपको बताया है, इसमें जो विषय विशेष वाला है, ये तो मैच कर ही जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है ना? अब बीएड वाले जो हमारे साथी हैं, उनका प्राइमरी में तो मुश्किल है, प्राइमरी में उनको शामिल किया नहीं गया है, तो समस्या उनके लिए ये ज़रूर बनेगी कि वो कौन-सी परीक्षा दें। तो देखिए, मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि जूनियर के लिए भी कुछ ना कुछ वैकेंसीज़ उसमें आएँ। समस्या केवल एक जगह फँस रही है कि जो अभी समायोजन हुआ है, तो प्राथमिक विद्यालय के जितने हेडमास्टर थे, मैक्सिमम जो है जहाँ सरप्लस हो गए थे, उनको जूनियर में भेज दिया गया है। या उन्होंने स्वतः भरा स्वेच्छा से और वो जूनियर में चले गए हैं। तो कुछ रिक्तियाँ जूनियर की कम हुई हैं, समायोजन की वजह से, सरप्लस होने की वजह से। लेकिन ऐसा नहीं है कि एकदम से खाली वो जो है सारी रिक्तियाँ भर ही गई हैं। आपके जूनियर में भी वैकेंसीज़ हैं। अब फिर डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट ये वैकेंसी देगी या नहीं देगी। ठीक है? तो मेरे हिसाब से उम्मीद ये है कि कुछ ना कुछ वैकेंसी जूनियर में भी आ सकती है और आनी भी चाहिए। इसलिए आनी चाहिए कि इसमें अब काफ़ी टाइम हो गया वैकेंसी नहीं आई है। 2021 में वो भी एडेड में आई थी। तो यदि अगर आपको एडेड में भी चांस मिल जाता है तो आपको यही सिलेबस देना है। अगर आपको सुपर टेट में चांस मिलता है तो हो सकता है यही सिलेबस आपको देना पड़े। है ना? अब प्राथमिक सुपर टेट और इसमें सिलेबस में आपने देखा क्या-क्या है। अब इसके सिलेबस में सीडीपी का कोई भी पार्ट नहीं है। अगर आप प्राध्यापक प्रधानाध्यापक के लिए भरेंगे तभी इसमें आपको थोड़ा-सा पेडागॉजी का पार्ट मिलता है, नहीं तो इसमें कोई ऐसा पार्ट नहीं है सीडीपी से रिलेटेड। बाकी आपने सिलेबस का पूरा पैटर्न देख ही लिया है कि क्या-क्या चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं। ठीक है ना? तो वैकेंसी के लिए आप ये उम्मीद रखिए कि संभावना है 2026 के लास्ट तक वैकेंसी आती है तो जूनियर भी उसमें शामिल रहे। ठीक है? अगर ऐसा होता है प्राइमरी के लिए तो मैं कह सकता हूँ कि पूरी संभावना है। जूनियर में भी ऐसा हो सकता है कि आ जाए उसमें। अगर आप ये मान के चल रहे हैं कि नहीं आएगी, तो अगर आ गई तो आप क्या करेंगे? आपने तो तैयारी की ही नहीं, एकदम से नहीं की। तो मेरा मानना ये है कि जो भी आपका सब्जेक्ट है, आप अपने सब्जेक्ट को तो मजबूत बनाइए ही। यदि उसके अलावा आपके पास और भी कोई चांस है, जैसे आप वन डे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो भी आप पढ़ते रहिए, बढ़िया से पढ़िए, क्या दिक्कत है? जीएस आप पढ़ ही रहे होंगे, जीएस एकदम मजबूत बना लीजिए, इतना मजबूत बनाइए कि 50 नंबर वाला पार्ट तो आपका कवर हो ही जाएगा उससे। अब आपको जब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं दिया जा रहा है, तो आप जीएस वाला पार्ट हल करिएगा, पूरा बढ़िया से हल कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो कुल मिला-जुला के ये है कि जितने हमारे बीएड के साथी हैं, अगर वो जूनियर वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे हैं, तो वो तैयारी करते रहें, बढ़िया से करें। ऐसा ना हो कि बीच में अगर आ गई वैकेंसी तो चूक जाएँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत से हमारे साथी हैं जो हमारे ही साथ के हमारे जानने वाले हैं, वो जूनियर एडेड में सिलेक्शन हुआ है उनका, उनकी काउंसलिंग के लिए डेट आ गई हैं। कोई दिक्कत नहीं होगी। कहीं न कहीं आपका सिलेक्शन एकदम रखा होगा, जहाँ भी आपको मौका मिल जाएगा। हालाँकि बहुत से ऐसे बीच में इधर जब से लगभग 3 साल तक बीएड जो है प्राइमरी में जब तक शामिल था, 3 से 4 साल तक, उस दौरान बहुत से हमारे साथी ऐसे थे जिन्होंने अ, कोर्स करा बीएड का। कारण ये था कि वो प्राइमरी और जूनियर दोनों में एलिजिबल था। भले उनको प्राइमरी ही देना था केवल, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है जहाँ एक चीज़ करने से 2 जगह लाभ मिलता है, तो हर कोई चाहेगा वही। और वही सोच करके बीएड में एडमिशन लिया कि प्राइमरी में भी देंगे और जूनियर में भी रहेंगे। भविष्य में क्या पता तैयारी करें टीजीटी वगैरह के लिए, टीजीटी, पीजीटी में भी जा सकें। है ना? लेकिन हुआ क्या कि बीएड को जब बाहर किया गया तो बहुत सी उम्मीदें टूट गईं कि अब प्राथमिक के लिए तो एकदम हम इनवैलिड हो गए हैं। लेकिन उम्मीद ये है कि जूनियर में भी वैकेंसी कुछ ही सीटें मिले लेकिन देखने को मिलेंगी, मिल जाएँ, मेरी पूरी शुभकामनाएँ हैं कि ज़रूर आएँ। ठीक है ना? तो उम्मीद ये है कि आप लोग अपनी तैयारी करते रहेंगे, बढ़िया से करिए।
ताकि मौका मिले तो आप चूकिए मत। एक भी ऐसा पल नहीं होना चाहिए कि अगर आपके लिए पॉजिटिव होता है और आप उसको भुला ना पाएँ। ठीक है ना? तो आप अपने आप को काबिल बनाइए, क्योंकि जब आपके अंदर काबिलियत होगी तो बहुत सी ऐसी परीक्षाएँ आपको देने को मिल जाएँगी जिसमें आप सिलेक्शन ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि आप ये अभी तो हर कोई सोच रहा है कि कब आएगी, कब आएगी? आप ये मान के चलिए कि 2026 लास्ट आप इसे ध्यान में रखें। ठीक है ना? 2026 लास्ट। आप तैयारी करिए, आप एकदम अपने विषय को स्ट्रॉन्ग बनाइए और मैं गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आपने अपना सब्जेक्ट एकदम बढ़िया बना लिया है, तो आप हो सकता है कि एलटी ग्रेड में सेलेक्ट हो जाएँ या हो सकता है कि आप टीजीटी में सेलेक्ट हो जाएँ, ठीक है ना? या जूनियर की जब आ गई तो आप उसमें सेलेक्ट हो जाएँगे। लेकिन अगर आपने तैयारी ही नहीं की है, फिर आप सिलेक्शन की बात कहाँ से करेंगे? नहीं कर पाएँगे ना। तो उम्मीद करते हैं कि आप अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग बनाएँगे, तैयारी को एकदम बेहतर बनाएँगे, रास्ते अपने आप खुलते जाएँगे। ठीक है? तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और सुपर टेट के बारे में हम लोग सिलेबस एनालिसिस करना शुरू करेंगे और उसके बाद क्लास आपकी स्टार्ट हो जाएँगी। ठीक है? तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।